इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है जिसमें आपके दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है, अपोजिट है, वो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी क्या है? एक पे माइनस चार्ज है एक पे प्लस चार्ज है, एक दूसरे से एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर एक्स कंसीडर किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम हैविंग टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मूवमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट क्या होता है? किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड, चाहे आप इसके मैग्नीट्यूड को लें चाहे इसके मैग्नीट्यूड को लें, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस x इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। सो P कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू डिस्टेंस, वेयर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, अब अगर हम किसी डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के जो डिस्टेंस है उसको हम 2L कंसीडर कर लें। 2L क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक डायपोल का हमने ये सेंटर लिया है और सेंटर से इधर L डिस्टेंस है, इधर L डिस्टेंस है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को 2L कंसीडर कर लें तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो 2 ये मल्टीप्लाई में नहीं है, फॉर्मे में नहीं है, ये आपका 2L डिस्टेंस है, हमने x को 2L लिख दिया है। ठीक है, इसका लिखने का रीज़न इसलिए ताकि आप जब इसके हाफ पार्ट की बात करें तो दोनों साइड आप LL उसको लिख सकें। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका जो डायरेक्शन है वो किधर होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो हम इसको वेक्टर टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब P की यूनिट क्या होगी? Q की यूनिट होती है कूलाम, और लेंथ की क्या होती है? डिस्टेंस की क्या होगी? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है किसी पॉइंट पे, तो उसकी वजह से उसके अराउंड जो है किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, तो हमें उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसमें हम दो केस डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप फाइंड कर रहे हैं एट एक्सियल पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम एंड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं, और एक हम फाइंड करेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एन एक्सियल पॉइंट की बात करेंगे। तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट पोलैरिटी, और O जो है उनका सेंटर है। ठीक है, मिड पॉइंट है। और अब क्योंकि इसकी आपने पूरी टोटल लेंथ कितनी ली है? 2L ली है, तो ये L और ये L है। इसके सेंटर से, इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। सो अब आपने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को R कंसिडर किया हुआ है। तो अब आप देखें प्लस क्यू की इस पे जो P पे पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उनके जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ठीक है, तो हमने प्लस क्यू से P तक के डिस्टेंस को कंसिडर किया है R माइनस L, क्योंकि टोटल R है और ये इतना L है, तो ये कितना हो जाएगा? R माइनस L। और माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना है? R प्लस L। सो अब हम पहले फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो सबसे पहले हमने माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम फाइंड कर रहे हैं। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा? तो E1 हमने इसको कंसीडर कर लिया है। E1 कितना होगा? अपॉन क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो सोर्स चार्ज कौन है यहाँ पर? माइनस Q है, तो लेकिन हम उसको Q ही लिखते हैं क्योंकि वेक्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपॉन डिस्टेंस कितना है? R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब माइनस Q की वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? इनवर्ट होता है ना माइनस के लिए, तो ये E1 इधर ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, अगेन आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, E2। तो E2 क्या होगा, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, प्लस Q का डिस्टेंस कितना है पॉइंट P से, R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब प्लस Q के लिए क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो ये E2 हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको पता है तो आपको टोटल रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा अब आपका, अब आप रिजल्टेंट इसमें से देखेंगे तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पर E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, पॉइंट P जिसके ज्यादा पास है उसकी पॉइंट P जो है जिस चार्ज के पास ज्यादा है, मतलब क्लोज है, उस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगेगा। तो जो E2 की वैल्यू है वो E1 से ज्यादा है, यानी प्लस Q की वजह से जो इस पे फील्ड लग रहा है वो ज्यादा है जो माइनस Q की वजह से लग रहा है। आप इसको दूसरी तरीके से इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि R प्लस L की वैल्यू ग्रेटर है R माइनस L से, तो E2 की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, E1 से। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, E2 माइनस E1, क्योंकि E2 ज्यादा है। अगर E1 ज्यादा होता तो क्या करते आप, E1 माइनस E2 करते, ठीक है। सो जैसे एक बाइक आगे चल रही है और आप उसको पीछे खींच रहे हैं, तो जिस तरफ आपका फोर्स ज्यादा है मोशन उसी डायरेक्शन में होगा। अगर आपका फोर्स ज्यादा है बाइक से तो आप बाइक को अपनी तरफ खींचते ले जाएंगे, और अगर बाइक का फोर्स ज्यादा है आपसे तो बाइक आपको खींच के ले जाएगी। सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 प्लस Q की वजह से ज्यादा है और माइनस Q की वजह से कम है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 माइनस E1 लेंगे। सो रिजल्टेंट की बात करें, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा, E जो होगा वो होगा E2 माइनस E1, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों में से, तो दोनों में अगर आप देखें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई डाउट? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखेंगे आप, सो आपके पास आएगा E इक्वल टू आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा आपका R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, सो R प्लस L जब लेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर इधर आएगा, ये इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, अगर आप नीचे देखें तो नीचे क्या आ रहा है, अगर हम स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख लूं, यानी अगर इन दोनों को होल स्क्वायर में एक साथ लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर आप फॉर्मूला खोलेंगे, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस यहाँ से तक करेंगे, तो अब मैं माइनस भी ओपन कर रहा हूँ तो r स्क्वायर। सो अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब अंदर क्या होता है माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2ab। अब नीचे क्या आएगा, अगर हम इसके स्क्वायर को ऊपर ले लें तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला हो जाता है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब आप देख सकते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 4RL और इधर आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अब आपको पता है Q इजिकल टू क्या होगा, सॉरी P
P इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू उनके बीच का डिस्टेंस यानी 12। तो अगर हम उस कंडीशंस में लिखें तो E इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन 4, Q को तो हमने उस साइड लेके है ना, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका एट पॉइंट P। इसमें अगर हम कंडीशन देखें, अगर जो डिस्टेंस है R वो L से ग्रेटर है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको L को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R4। सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको अगर वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें तो वेक्टर टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R क्यूब, वेयर P जो है इज ऑल्सो अ वेक्टर। ठीक है, सो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हुआ है जिसपे आपका दो चार्जेस हैं -q एंड +q, उनके बीच का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है 2L। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यानी O से -q तक का डिस्टेंस L है और O से +q तक का डिस्टेंस L है। अब इसके मिड पॉइंट से आपने R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सो अगर हम लेट करें, let E1 and E2 be the electric field at point P due to -q and +q रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो -q की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने लिया है E1 और +q की वजह से जो है उसको हमने लिया E2। अब -q से जो P तक का डिस्टेंस है वो कितना होगा, √R² + L स्क्वायर। ये कैसे होगा, क्योंकि ये L है, ये आपका क्या है R है। अगर हम देखें तो ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, सो क्या होगा, जो इसकी हाइपोटेनस है वो क्या होगी, √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सो आपके पास ये डिस्टेंस है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें, E1 की बात करें, तो E1 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, -q की वजह से है P पे। तो क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है ये, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब E1 का डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि -q है तो -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस अलोंग इस लाइन के होगा। ठीक है, इसको अगर नाम दे दें AB, तो किसके अलोंग होगा, A और P के अलोंग होगा, लेकिन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स -q। ठीक है, तो ये E1 का डायरेक्शन हो गया। सेम E2 की बात करें, E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू +q चार्ज, वो कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन इसका भी डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस इसका भी क्या है, √R² + L स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सो क्या होगा, ये आपका आ गया E2 की वैल्यू। लेकिन E2 +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसी लाइन के अलोंग क्या होगा, लेकिन बाहर की साइड होगा, यानी E1 इस तरफ है। सो अब हमें यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे। सो अगर इस डायग्राम को मैं पॉइंट P पे जो डायग्राम है उसको अगर मैं इस तरीके से देखूँ, आप देख सकते हैं। सो एक तो जा रहा है इस तरीके से E1 और E2 जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो अब E1 और ये E2 है, सॉरी ये E2 है, +q की वजह से E2 है ना, ये E1 है -q वजह से, ये पॉइंट P है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में इसको अगर हम
डिवाइड करें तो क्या होगा, अगर आप देखें तो इसमें आपके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर है, एक पैरेलल। तो परपेंडिकुलर वाला देखेंगे तो आपका क्या होगा, ये E2 साइन थीटा इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ आपका हो जाएगा ये E2 कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है आपका। अब इसकी तरफ देखें, E1 के अगर हम दोनों कंपोनेंट करें तो ये आपका हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका इस तरफ हो जाएगा E1 कॉस थीटा। सो आप देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं दोनों, जो इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर हैं, यानी E2 साइन थीटा एंड E1 साइन थीटा, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और आप देख सकते हैं E1 और E2 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये दोनों जो आपकी कंपोनेंट है ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सो अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट, वो किसकी वजह से होगी, उसके जो आपकी कॉस कंपोनेंट है। सो आप लिख सकते हैं E साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा have equal magnitude and opposite direction, so they will cancel each other, they will cancel each other. Hence, the resultant electric field at P is given by, so इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा P पे वो कितना होगा, E जो होगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का सम होगा, ठीक है। सो अब E1 और E2 की वैल्यू सेम है, बिकॉज E1 एंड E2 की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। अब वैल्यू पुट करें E1 और cos थीटा की तो क्या होगा, यहाँ से E1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा क्या है, cos थीटा अगर हम देखें ये आपका राइट एंगल है, तो cos थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका L और ये है आपका हाइपोटेनस, तो क्या होगा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस यानी L अपॉन हाइपोटेनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम cos थीटा की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पे मैं पुट कर दे रहा हूं, तो क्या आएगा L अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। 3/2 कैसे हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर है R की इस ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं है, 1 पावर है, इसमें है आपकी 1/2, सो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है 2QL ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर P इज Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब R अगर ग्रेटर हो देन L, सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें, सो वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, E जो होगा वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P। अब यहाँ माइनस क्यों हमने रिप्रेजेंट किया है,
क्योंकि अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा ये, जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस तरफ होता है, -q से +q, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट है, इसलिए आपने यहाँ माइनस साइन रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सो आप क्या देख सकते हैं, आप अगर कंपेयर करें तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, चाहे वो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो चाहे एक्सियल पॉइंट पे हो, वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, r⁵ वहीं आपने पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था वो कितना होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस करेंगे तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो जब किसी आप इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्योंकि उस पर दो चार्जेस होते हैं, -q और +q, और दोनों चार्जेस अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, जहाँ +q के लिए जो फोर्स है वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और कितना होगा, Q इंटू ई, और -q के लिए वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, जो कि कितना होगा, QE। ठीक है, इनवर्ड, सॉरी इस तरीके से होगा, इनवर्ड इस तरीके से। ठीक है, सो आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे, जिनका लाइन ऑफ एक्शन अगर हम देखें, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, एक इधर लग रहा है, ठीक है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस पे एक टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, जो इसको क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा, और उसको किसके अलोंग लाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रखेंगे तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, जो उसको इस तरीके से रोटेट करेगा, कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स जब उस पर वर्क करेगा। ठीक है, और उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर गिवन है, ये हम इसको निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, अगर हम ये इसको हमने हाइपोटेनस लिया हुआ है 2l, ये राइट एंगल है ना, ये थीटा है, तो यहाँ कितना होगा, ये 2l sin थीटा। ठीक है, से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस पे जो कपल ऑफ फोर्स वर्क कर रहा है तो उसी से हम टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो अगर हम देखें इस पे फोर्स एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, उनका लाइन ऑफ एक्शन देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2bl sin थीटा। सो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क फोर्स कितना है, हर एक चार्ज पे फोर्स लग रहा है QE। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 2l sin थीटा। सो टॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, अब Q इंटू 2l को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, सो आपके पास क्या आएगा, अब आपको पता है ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। सो दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, P क्रॉस E। दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क की यूनिट क्या होती है आपकी, यूनिट पर, सॉरी यूनिट मीटर पर नहीं होता, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो टॉ की बात करें तो टॉ मैक्सिमम कब होगा, जब आपका थीटा कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम। सो अगर आप उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये आपका क्या होगा, रोटेट होगा,
और रोटेट होने के लिए क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि किसके अलोंग लाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क वर्क करता है जो उसको उस फील्ड में रोटेट करता है। ठीक है, और उस फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करता है। और सबसे ज़्यादा जो टॉर्क लगेगा वो कब लगेगा, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करें। तो उस केस में इधर आपका एक फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा जो उसको रोटेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्लेस करें तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा अगर 0 होगा तो साइन थीटा भी 0 होगा, तो टॉर्क कितना होगा, 0, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप उसको इस तरीके से प्लेस कर देंगे तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, मतलब कोई कोई टॉर्क वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।